नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा आप सभी का सीजीपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट सर्विस की जो वैकेंसी आई, जिसमें एसीएफ और जो फॉरेस्ट रेंजर की जो पोस्टें थी, उसमें जो पेपर 2 है उसके अंतर्गत आपका साइंस और टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पार्ट दिया हुआ है, तो उसको हम इस वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। तो बेसिकली जो साइंस और टेक्नोलॉजी या विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो पार्ट है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका स्टैटिक जी के पोर्शन है और एक आपका करंट अफेयर्स है। तो मैं दोनों ही इस वीडियो सीरीज में आपको कवर कराऊंगा। मैं आपको लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर्स साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कवर कराऊंगा इस वीडियो सीरीज में। तो बेसिकली जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है वो काफी हाई स्कोरिंग रहता है, क्योंकि इसमें सिलेबस काफी कम है और इसमें आपके जो क्वेश्चंस सही होने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत अधिक रहती है। तो अगर आप इसमें थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आप बना देंगे पेपर में और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक कर कमेंट करें। और दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्विज सॉल्व करने हैं या छत्तीसगढ़ का जो एसीएफ का जो पेपर 2 है उससे रिलेटेड आपको क्विज सॉल्व करने हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर सॉल्व कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसमें देखते हैं कि रॉकेट या प्रक्षेपण यान किसे कहते हैं, यानी कि रॉकेट या लॉन्चिंग व्हीकल किसे कहते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं इसमें, किसी भी अंतरिक्ष यान अथवा कृत्रिम उपग्रह को किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु जब उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया जाता है तो इस हेतु जिस वाहन की आवश्यकता पड़ती है उसे हम रॉकेट या प्रक्षेपण कहते हैं, रॉकेट या प्रक्षेपण यान कहते हैं। तो बेसिकली जो रॉकेट या लॉन्चिंग व्हीकल का जो यूज है वो आपका किसी अंतरिक्ष यान यानी कि स्पेस क्राफ्ट या फिर आपका कृत्रिम उपग्रह यानी कि आपकी जो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होती है उनको किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी निर्धारित कक्षा में मतलब किसी प्री डिटरमाइंड ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए जिस यान का यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रॉकेट या लॉन्चिंग व्हीकल बोलते हैं। अब देखते हैं कि पेलोड किसे कहते हैं। तो यह रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाली वस्तुएं होती हैं, जैसे उपग्रह, वैज्ञानिक उपकरण, अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री और स्पेस प्रोब। तो ये रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में ले जाने वाली वस्तुएं होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पेलोड बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, रॉकेट में ईंधन एवं ऑक्सीकारक के मिश्रण को क्या बोलते हैं, प्रणोदक यानी कि प्रोपोलेंट। तो जो ऑक्सीकारक है ये वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं व अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन प्रदान कर जलाने में मदद करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हम ऑक्सीकारक पदार्थ बोलते हैं। तो रॉकेट के संचालन हेतु ईंधन के तौर पर ठोस एवं द्रव प्रणोदकों का प्रयोग होता है, मतलब सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट का यूज होता है एज ए ईंधन के तौर पर रॉकेट के लिए, जैसे एसटीबीपी यानी कि हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन एसटीपीबी जो कि एक ठोस प्रणोदक है, यानी कि ये सॉलिड प्रोपेलेंट है आपका एसटीपीबी, ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका यूडीएमएच, ये अनसमीकरण डाइमिथाइल हाइड्रोजीन जो कि एक आपका द्रव प्रणोदक है। तो ये आपके द्रव प्रणोदक और ठोस प्रणोदक के एग्जाम्पल थे। इसी प्रकार इन रॉकेटों में ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु ऑक्सीकारकों का भी प्रयोग भी अपेक्षित है, जैसे अमोनियम परक्लोरेट, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो जो अमोनियम परक्लोरेट है और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है इनका ऑक्सीकारकों के रूप में यूज होता है ईंधन में। अब देखते हैं कि ठोस प्रणोदक यानी कि जो सॉलिड प्रोपेलेंट है और जो द्रव प्रणोदक है यानी कि जो लिक्विड प्रोपेलेंट है उनमें क्या अंतर पाया जाता है। तो पहले ठोस प्रणोदक के बारे में देखते हैं। इनका प्रयोग जहां काफी सरल एवं अपेक्षाकृत सस्ता पड़ता है, वहीं जो द्रव प्रणोदक का प्रयोग काफी जटिल एवं अपेक्षाकृत महंगा होता है। तो अगर आपसे पूछे किसका सरल और सस्ता होता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा ठोस प्रणोदक, और किसका प्रयोग काफी जटिल एवं अपेक्षाकृत महंगा होता है तो इनका हो जाएगा द्रव प्रणोदक आंसर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका नियंत्रण कुछ मुश्किल होता है। और द्रव प्रणोदक की बात करिए तो इस पर नियंत्रण स्थापित कर पाना आसान होता है। नेक्स्ट है आपका ठोस प्रौद्योगिकी कार्य क्षमता कम होती है, वहीं जो द्रव प्रौद्योगिकी कार्य क्षमता ठोस प्रौद्योगिकी की अपेक्षा काफी अधिक होती है। तो जो ये बेसिक जो इसमें प्रोपेलेंट में अंतर थे, तो ये मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दी है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे में यह कोशिश की जाती है कि उपग्रह के निर्माण में व्यय एवं कार्य क्षमता के बीच एक समन्वय स्थापित किया जाए ताकि इसे व्यावसायिक स्वरूप प्रदान किया जा सके।
तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉलिड प्रोपेलेंट और लिक्विड प्रोपेलेंट यूज कर सकते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसा हमारा बजट अलाउ कर रहा है उस हिसाब से हम इन प्रोपेलेंट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईंधनों की कार्य क्षमता को एक विशिष्ट तथ्य के आधार पर मापा जाता है, जिससे विशेष संघात यानी कि स्पेसिफिक इंपल्स कहते हैं। तो जो ईंधनों की कार्य क्षमता है उसको किस में नापते हैं आप? स्पेसिफिक इंपल्स में नापते हैं, यानी कि विशिष्ट संघात में नापते हैं। तो देखते हैं कि विशिष्ट संघात होता क्या है। 1 पाउंड लगभग जो 450 ग्राम ईंधन को जलाने पर जो प्रणोद उत्पन्न होता है उसे विशिष्ट संघात कहते हैं। जो विशिष्ट संघात की इकाई सेकंड होती है। तो मतलब जो 1 पाउंड ईंधन को जलाने पर जो प्रणोद उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपका विशिष्ट संघात। और जो इसकी इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं? हम सेकंड बोलते हैं। तो किसी भी प्रणोदक के लिए मान जितना अधिक होगा उसकी कार्य क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। तो ये ठोस प्रोपेलेंट होते हैं, जो आपके सॉलिड प्रोपेलेंट होते हैं यानी कि ठोस प्रणोदक होते हैं, उनके लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो कम होती है। और जो लिक्विड प्रणोदक होते हैं यानी कि द्रव प्रणोदक, उनके लिए इसकी वैल्यू कम अधिक होती है इस ठोस से। मान लीजिएगा इसकी अगर 240 सेकंड है ठोस के लिए, तो आप और लिक्विड के लिए यही हो जाएगी 360, मतलब इससे ज्यादा ही रहेगी इसकी वैल्यू। कहने का मतलब यह है। नेक्स्ट देखते हैं रॉकेट का प्रक्षेपण का नियम। तो रॉकेट के प्रक्षेपण का नियम क्या है? तो रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होता है, जो क्रिया एवं प्रतिक्रिया के सिद्धांत एवं संवेग के संरक्षण के सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो अगर आपसे पूछे कि रॉकेट किस नियम पे काम करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन के तृतीय नियम पर तथा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह काम करता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रॉकेट किस पे काम करता है? न्यूटन के तृतीय नियम और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है रॉकेट का नियम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल ही उसका संवेग कहलाता है। अर्थात संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग, तो P इंटू एम बी, यानी कि P हो गया आपका संवेग, M से हो गया मास, B से हो गया वेलोसिटी। तो ये संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर ये रॉकेट है तो ये बहुत तेजी से इसमें आग या जो गैस निकलती है नीचे की ओर धक्का लगाती है रॉकेट को। तो इससे प्रतिक्रिया के ऊपर स्वरूप क्या होता है कि रॉकेट ऊपर की ओर उड़ जाता है। तो ये आपका न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम है। जैसे ये देखेंगे अगर आप किसी स्केट बोर्ड के ऊपर बॉल को फेंकें तो बॉल फेंकने के लिए आप आगे को धक्का लगाएंगे, ठीक है। जैसे ये बॉल फेंकने के लिए आगे को धक्का लगा रहे हैं तो जो इसका जो रिएक्शन होगा वो अपोजिट होगा। तो बेसिकली यही काम करता है रॉकेट के सिद्धांत पे। रॉकेट का सिद्धांत इसी सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है आपका ध्रुवीय कक्षा एवं उपग्रह, यानी कि पोलर ऑर्बिट एंड सैटेलाइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं पहले। जब कोई उपग्रह ध्रुवों के ऊपर से होकर पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करता है तो इस तरह के पथ को ध्रुवीय कक्षा कहते हैं। तो मतलब जो पोलर ऑर्बिट क्या करता है, जब कोई उपग्रह जो पृथ्वी के ऊपर चारों ओर परिक्रमण करता है ध्रुवों से होकर, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ध्रुवीय कक्षा, यानी पोलर ऑर्बिट कहते हैं। तो ऐसे उपग्रह का जो आनत कोण होता है, मतलब जो इंक्लाइनेशन जो एंगल होता है वो ध्रुवों की अपेक्षा लगभग 20 से 30 डिग्री होता है। ये पृथ्वी के सतह पर लगभग 2000 से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, 200 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित हो सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि जो पोलर ऑर्बिट की जो ऊंचाई कितनी हो सकती है, तो 200 से 1000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई हो सकती है। नेक्स्ट है आपका विषुवत रेखा के सापेक्ष इस तरह के उपग्रह लगभग 90 डिग्री के इंक्लाइनेशन पर स्थित होते हैं। तो अगर इक्वेटर से बात करी जाए यहाँ पे, तो जी आपका ये जो एंगल दिखाई दे रहा है, इसमें तो खैर दिख नहीं पा रहा होगा, मैं अलग से बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लिया ये अगर आपकी पृथ्वी है और ये आपका जो पोलर वो है ऑर्बिट, ये आपका जो है आपका इक्वेटोरियल लाइन है। तो जो पोलर ऑर्बिट और जो इक्वेटोरियल लाइन है उसके बीच जो कोण होता है वो 90 डिग्री का कोण होता है। इस डायग्राम में यही बताने की कोशिश करी गई है। तो जो रोटेशन जो ऑफ अर्थ है, मतलब इसको इक्वेटर की लाइन मान लें, और जो ये वाली पोलर ऑर्बिट है तो इसके बीच का एंगल कितना रहता है? 90 डिग्री रहता है। ये आपकी पोलर ऑर्बिट है। और इसका जो आवर्त काल होता है, मतलब जो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 से 3 घंटे का होता है।
तो ऐसे उपग्रह पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थित माने जाते हैं। तो जो पोलर ऑर्बिट हैं वो किस में काम करते हैं? पृथ्वी की निम्न कक्षा में काम करते हैं। जब ये पृथ्वी की सतह से लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं तो इनकी गति 7.5 किलोमीटर पर सेकंड की होती है। तो मतलब अगर ये लगभग पृथ्वी के 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर है तो इनकी स्पीड कितनी हो जाती है? 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऐसे उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवों से होकर उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर परिभ्रमण करते हैं, जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। तो जो सैटेलाइट हैं जो पोलर ऑर्बिट्स में रोटेट करते हैं उनकी डायरेक्शन उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होती है, मतलब नॉर्थ टू साउथ इनकी डायरेक्शन होती है रोटेशन की। भाई अगर अर्थ की बात करी जाए तो अर्थ अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। नेक्स्ट देखते हैं इनका परिभ्रमण काल यानी कि इनका जो रोटेशन पीरियड है यानी कि टाइम पीरियड है इनकी अवस्थिति अथवा ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो मतलब जो इनकी ऊंचाई है जो सैटेलाइट की जो पोलर ऑर्बिट में रोटेट कर रही हैं तो उनका जो रोटेशन पीरियड है टाइम पीरियड है उनकी ऊंचाई पर उनकी हाइट पर डिपेंड करता है, मतलब कितनी ऊंचाई पर ये रोटेट कर रही है। जैसे जैसे इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है इनका परिभ्रमण काल भी बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनका रोटेशन पीरियड या टाइम पीरियड भी बढ़ता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब किसी पिंड या वस्तु का पलायन वेग 8 किलोमीटर पर सेकंड से होता है तो यह पिंड पृथ्वी पर वापस आने के बजाय एक निश्चित कक्षा यानी कि ध्रुवीय कक्षा में स्थापित हो जाता है, जो कि लगभग वृत्ताकार होती है। तो बेसिकली जो 8 किलोमीटर पर सेकंड जो वेग है वेलोसिटी है इसको हम अर्थ की एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी पिंड की अगर वेलोसिटी पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग के बराबर हो जाए या उससे अधिक हो जाए तो उस वेग से अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर प्रक्षेपित करें तो वो वस्तु या पिंड पृथ्वी पर वापस नहीं लौटती बल्कि एक कक्षा में स्थापित हो जाती है। यही इस पॉइंट में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस पिंड की जड़त्वीय गति जहां इसे आगे की ओर ले जाती है वहीं गुरुत्वीय बल के कारण यह नीचे की ओर आना चाहता है। इस प्रकार उपग्रह पर 2 बल कार्यशील होते हैं और इनका परिणामी बल ही इसे सतत ध्रुवीय कक्षा में बनाए रखने का कार्य करता है। तो बेसिकली जो इसका इनर्शियल मोशन है उसको इनर्शियल अगर हम आगे की प्रक्षेपित करते हैं तो इस मोशन के कारण जो क्या कहते हैं जो इस पर जो लगने वाला जो फोर्स है जड़त्वीय गति है वो आगे की ओर लगती है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पिंड है उस पे पीछे की ओर बल लगता है। तो इससे क्या होता है कि ये दोनों फोर्स इक्विवेलेंट हो जाते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, एक दूसरे को ये कैंसिल कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये सैटेलाइट है वो आपकी ध्रुवीय कक्षा में बना रहता है। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किसी भी उपग्रह को ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने हेतु कहीं अधिक वैज्ञानिक सूझबूझ नियंत्रण की आवश्यकता होती है। चूंकि भू स्तर कक्षा जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित उपग्रह पर सिर्फ एक ही बल लग रहा होता है, जड़त्वीय बल, अतः इस पर नियंत्रण स्थापित करना अपेक्षाकृत आसान होता है। तो बेसिकली जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है तो उस पर बेसिकली एक ही बल लगता है, जड़त्वीय बल यानी कि इनर्शियल फोर्स जो आपका लग रहा है, तो उस पर जो नियंत्रण पाना वो बहुत ही आसान होता है। लेकिन जो आपका जो ध्रुवीय ऑर्बिट में जो सैटेलाइट रोटेट कर रही है उस पर आपके 2 फोर्स लगते हैं, एक आपका इनर्शियल फोर्स और दूसरा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वीय बल। तो इस पर आपको काफी सूझबूझ चाहिए कि आपको कितना बल चाहिए आपको एक ध्रुवीय कक्षा में इस सैटेलाइट को स्थापित करने के लिए। तो यही इस पॉइंट में समझाया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रक्षेपित उपग्रह की कक्षा क्या होगी। यह दरअसल उस उपग्रह के उद्देश्य में निहित होता है। ऐसे उपग्रह जो ध्रुवीय कक्षा में स्थापित होते हैं का उपयोग सामान्यतः दूरस्थ संवेदन कार्य हेतु किया जाता है। तो बेसिकली हमें सैटेलाइट से क्या रिक्वायरमेंट है, हम सैटेलाइट का किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, उससे हमारी जो प्रक्षेपीय कक्षा है उपग्रह की वो डिसाइड होती है, मतलब किस ऑर्बिट में हमको उसको स्थापित करना है। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है हम उस सैटेलाइट का किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी के किसी स्थान को एक दिन में एकाधिक बार पार करने में समर्थ होता है। तो बेसिकली जो पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट होते हैं
वो एक दिन में किसी एक लोकेशन को एक से अधिक बार पार कर सकते हैं, क्योंकि जो उनका टाइम पीरियड, रोटेशन पीरियड होता है वो 2 से 3 घंटे का होता है। तो ये आपका एक दिन में एक लोकेशन को कई बार पार कर सकते हैं। तो एक परिभ्रमण में ये पृथ्वी के खासे हिस्से का ही चित्र या आंकड़ा ले पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट इंपॉर्टेंट, ध्रुवीय उपग्रहों का उपयोग। तो ध्रुवीय उपग्रहों का उपयोग पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को पहचान एवं खोज, दीर्घावधिक मौसम संबंधी भविष्यवाणी, बादलों, वायुमंडलीय आंकड़ों, आर्द्रता, ओजोन परत, वायु एवं वर्षा की प्रकृति आदि को जानने हेतु संभव है। तो जो आपके जो पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट होते हैं उनसे आप मौसम संबंधी जो दीर्घकालिक भविष्यवाणी है और जो आप बादलों और जो वायुमंडलीय आंकड़े हैं, आर्द्रता, ओजोन परत, वायु एवं वर्षा की जो आंकड़े हैं उनका पता लगाना संभव होता है। ये आंकड़े दूरस्थ संवेदन, मौसम विज्ञान तथा पर्यावरणीय अध्ययनों हेतु काफी उपयोगी साबित होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट है आपका इनकी जो लिमिटेशन है, सीमितता जो है, पृथ्वी के किसी एक खास अवस्थिति यानी कि लोकेशन का अवलोकन इनके द्वारा सतत करना संभव नहीं है। तो ये इनका ड्रॉबैक है, इनकी लिमिटेशन क्या है, पृथ्वी के किसी एक खास लोकेशन का अवलोकन इनके द्वारा सही तरीके ढंग से करना संभव नहीं है। नेक्स्ट है आपका दूरस्थ संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो जो नेक्स्ट है आपका दूरस्थ संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो ऐसे उपग्रह को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा यानी कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखा जाता है, जो कि पृथ्वी की सतह से 700 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। तो जो आपकी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है यानी कि दूरस्थ संवेदी उपग्रह है, अगर आपसे पूछिए कौन सी ऑर्बिट में काम करती हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट यानी कि सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। तो ये क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है ऐसे उपग्रह विषुवत रेखा के साथ 95 से 105 डिग्री का अनंत कोण का निर्धारण करते हैं। तो जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं जो इक्वेटोरियल लाइन के साथ 95 से 105 डिग्री का इंक्लाइनेशन एंगल बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका सूर्य तुल्यकालिक कक्षा पृथ्वी के विषुवतीय रेखा झुकाव के चलते संभव बन पाती है, जो कि उपग्रह के तल को इस रूप में बनाए रखता है कि यह सूर्य और पृथ्वी के बीच के कोण को वर्ष भर एक समान बनाए रखे। जो सूर्य और पृथ्वी के बीच का कोण वर्ष भर लगभग 1 डिग्री के बीच बना रहता है। तो बेसिकली सैटेलाइट क्या है, अपनी जो रोटेटिंग एक्सिस है वो एक दिन में 1 डिग्री चेंज कर लेती है। तो इससे क्या होता है, जो उपग्रह का जो कक्षीय तल है और जो आपका सूर्य का दिशा है उसके बीच का जो कोण है वो हमेशा वर्ष भर एक समान बनाए रहता है। तो जिससे क्या होता है कि ये एक निश्चित समय पे ही एक लोकेशन के ऊपर जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो उस लोकेशन पे जो सूर्य की पड़ने वाली ऊष्मा है और जो प्रकाश है वो एक समान रहता है, जिससे क्या रहता है कि वहां की जो आंकड़े और जो वहां की जो इमेज लेना है वो बहुत ही आसान हो जाता है और इससे जो आंकड़े और इमेज है बहुत ही अच्छी आती है। इसमें यही बताया गया है। ऐसी कक्षा में स्थित उपग्रह को यदि सूर्य से देखा जाए तो इसकी गति हमेशा समरूपी दिखाई पड़ेगी। तो बेसिकली अगर इनका कोण समान रहता है तो इससे क्या होता है कि अगर ऐसी सैटेलाइट को अगर हम सूर्य से देखेंगे तो ये हमेशा एक समान दिखाई पड़ेगी। दूसरे शब्दों में अगर बोलें तो सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में उपग्रह कक्षीय तल एवं सूर्य की दिशा के बीच का कोण स्थिर हो जाता है। इसके चलते पृथ्वी के किसी भाग पर सौर प्रकाश की मात्रा और सौर दशाएं वर्ष भर एक समान ही बनी रहती हैं, जिससे आंकड़ों का चित्रण सुस्पष्ट लिया जाना संभव हो पाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि किसी लोकेशन के ऊपर ये वर्ष भर सौर प्रकाश की जो मात्रा है और सौर दशाएं वर्ष भर एक समान रहती हैं। तो जिससे क्या होता है कि वहां के जो आंकड़ों का चित्र लिया जाना या आंकड़े ले जाना आसान हो जाता है और वहां के जो चित्र होते हैं बहुत ही स्पष्ट आते हैं। यही मैंने आपको ऊपर समझाया है। नेक्स्ट देखते हैं, यही कारण है कि ऐसे उपग्रह का उपयोग सामान्यतः मौसम संबंधी जानकारियों में किया जाता है, साथ ही पर्यावरणीय वातावरणीय घटकों की स्थिति जानने में भी प्रयुक्त होते हैं। तो ये कुछ सन सिंक्रोनस जो आपको ऑर्बिट थे उसके पॉइंट थे। नेक्स्ट है आपका भूतुल्यकालिक कक्षा एवं उपग्रह यानी कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट एंड सैटेलाइट। यदि कोई उपग्रह 3075 मीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का परिभ्रमण करता है, रोटेट करता है, तो यह पृथ्वी की घूर्णन गति के तुल्यकालिक हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो इसका जो रोटेशन पीरियड होता है, अगर ये 3075 मीटर प्रति सेकंड की हिसाब से रोटेट करे और इसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर पे ये काम करे तो इसका जो रोटेशन पीरियड है वो पृथ्वी के रोटेशन पीरियड के बराबर हो जाता है।
इस कारण क्या होता है, इस उपग्रह की जो घूर्णन गति होती है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के तुल्यकालिक हो जाती है, मतलब समान हो जाती है। अतः इसे भूतुल्यकालिक उपग्रह यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं, और ऐसी कक्षा को भूतुल्यकालिक कक्षा कहते हैं। तो बेसिकली जो है मैंने बताया कि ये देखो जो आपका ये अर्थ है, तो ये जियो सिंक्रोनस जो ऑर्बिट है वो क्या काम करती है, वो इस तरीके से सैटेलाइट को प्रक्षेपित स्थापित करती है कि उसका जो रोटेशन पीरियड है वो 24 घंटे आता है, और जो इसकी पृथ्वी से ऊंचाई है वो लगभग कितनी आती है, 36,000 किलोमीटर आपकी इक्वेटोरियल लाइन से। तो ये आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ये आपकी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है। तो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में बस एक अंतर ये होता है कि ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है ये आपके इक्वेटोरियल लाइन के पैरेलल होती है, मतलब जो इक्वेटोरियल लाइन है उसके समरूप इसकी ऑर्बिट होती है, मतलब उसके और इसके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। लेकिन जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है वो पृथ्वी पे जो एक्सिस से किसी भी एंगल पे हो सकती है। तो जो आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट तो हो सकता है, मतलब जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट है वो आपकी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तो हो सकती है, लेकिन हर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं होगी। तो बेसिकली अगर ये आपका अर्थ है तो इसकी जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो ये होगी, और जो आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पृथ्वी से इंक्लाइनेशन पे होगी, चाहे वो ऐसे हो सकती है, चाहे वो ऐसे हो सकती है, चाहे वो ऐसे हो सकती है। तो बेसिकली जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट ऑर्बिट होने के लिए एक क्वालिटी फुलफिल होनी चाहिए कि जो इसकी पृथ्वी से ऊंचाई वो 36,000 किलोमीटर होनी चाहिए, और जो इसका रोटेशन पीरियड है वो 24 घंटे होना चाहिए। लेकिन जो आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसके लिए आपके लिए 2 कंडीशन चाहिए। एक तो जो इसका एक्सिस है वो आपका जो विषुवतीय रेखा है यानी कि जो इक्वेटोरियल लाइन है उसके पैरेलल होना चाहिए, और इसका जो रोटेशन पीरियड है वो 24 घंटे होना चाहिए। तो ये बेसिकली अंतर है इन दोनों सैटेलाइट्स में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऐसे उपग्रह का जो परिभ्रमण काल है वो 24 घंटे का होता है, जो कि पृथ्वी के घूर्णन काल के तुल्य होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो उनका रोटेशन पीरियड होता है वो 24 आवर्स का होता है, जो पृथ्वी के रोटेशन टाइम के बराबर होता है। नेक्स्ट है आपका भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थित उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्तीय होती है। तो बेसिकली जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट रोटेट करती है उनका जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल पाथ होता है। तो ऐसी स्थिति में जब उपग्रह पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है तो इसे उपभू बोलते हैं, यानी कि पेरिजी कहते हैं, मतलब ये पोजीशन जो होती है वो उपभू यानी कि पेरिजी कहलाती है, जो लगभग 250 किलोमीटर दूरी पर स्थित होती है। वहीं दूसरी ओर जब उपग्रह पर पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होता है तो इसे अपभू कहते हैं, जो लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। तो जो अपभू वाली पोजीशन है इसको अपोजी बोलते हैं, ये दूरी वाली पोजीशन है, और जो पास वाली पोजीशन है उसको उपभू बोलते हैं, ये पेरिजी यानी कि ये पास वाली पोजीशन है। नेक्स्ट है आपका इनसेट श्रेणी के जो उपग्रह को इसी तरह की कक्षा में स्थापित किया जाता है, जिनका मुख्य उपयोग संचार सुविधाओं की स्थापना में किया जाता है। तो जो इनसेट श्रेणी के जो उपग्रह हैं तो उनका जो सैटेलाइट जो है इनसेट श्रेणी के उनका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में उनका प्रयोग होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो इनसेट श्रेणी के जो उपग्रह हैं उनका किस ऑर्बिट में यूज होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। नेक्स्ट है आपका भूतुल्यकालिक उपग्रह की जो गति का विश्लेषण है वो न्यूटन के व्युत्क्रम वर्ग नियम यानी कि लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर के माध्यम से किया जा सकता है। तो जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है उनकी गति का जो विश्लेषण है वो न्यूटन के व्युत्क्रम वर्ग के नियम यानी कि लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अनुसार जब उपग्रह अपभू यानी कि पेरिजी की स्थिति में होता है इसकी गति सर्वाधिक होती है, मतलब जब ये पास में होता है पृथ्वी के तो इसकी गति सर्वाधिक होती है, और जब अपभू यानी कि अपोजी में स्थित होता है तो इसकी गति सबसे कम होती है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे ग्रह उपभू से अपभू की ओर जाता है, मतलब पेरिजी से अपोजी की ओर जाता है, ये वाला पेरिजी से अपोजी की ओर जाता है तो उसकी जो गति है उसकी गति में कमी आती है, अथवा जब ये अपभू से उपभू की ओर बढ़ने लगता है यानी कि ये अब जब अपोजी से पेरिजी की ओर बढ़ने लगता है तो इसकी गति बढ़ जाती है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पूछ सकता है आपसे इस बारे में। इन
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन भूतुल्यकालिक उपग्रहों का वास्तविक उपयोग संचार माध्यमों की स्थापना एवं इनकी गुणवत्ता में वृद्धि लाने हेतु किया जाता है। तो जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है उनका उपयोग आपका कम्युनिकेशन क्षेत्र में किया जाता है। साथ ही अल्पाधिक मौसम की संबंधित जानकारियों और भविष्यवाणियों में भी काफी प्रभावकारी साबित होते हैं। तो अगर आपका छोटे पीरियड के लिए मौसम संबंधित जानकारी भविष्यवाणी लेनी है तो इन सैटेलाइट का यूज काफी यूजफुल हो जाता है। तो बेसिकली जो उपग्रह होते हैं जो बाह्य तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित कर सकने में समर्थ होते हैं उपग्रह। तो यही कारण है कि इन्हें संचार उपग्रह भी कहते हैं। तो इसीलिए जो उपग्रह हैं इनको क्या बोलते हैं, हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बोलते हैं। ऐसे उपग्रह जितना ही वजनी एवं बड़े होते हैं उनके द्वारा प्रेषित तरंगों की मात्रा उतनी ही अधिक होती है, अतः संचार उपग्रहों का भार काफी मायने रखता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट में सबसे ज्यादा उपयोगी क्या होता है, तो जो उनका जो भार होता है वो काफी यूजफुल होता है। यही कारण है कि पीसीएलवी के माध्यम से कम भार वाले भूतुल्यकालिक उपग्रह यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का प्रक्षेपण अधिक प्रभावकारी नहीं माना जाता है। ऐसे में क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन युक्त जीसीएलवी के माध्यम से बृहद आकार एवं भार वाले उपग्रह का प्रक्षेपण गुणवत्ता एवं प्रभाव दोनों दृष्टियों से अधिक लाभप्रद सिद्ध होता है। तो बेसिकली जो पीसीएलवी है इसे आप कम भार वाले सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट प्रक्षेपित कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी गुणवत्ता है वो बहुत अधिक नहीं होती है। तो गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमें भूतुल्यकालिक जो उपग्रह है यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है उनका वेट बढ़ाना पड़ता है। तो वेट बढ़ाने के कारण उनको प्रक्षेपण के लिए हमें पीसीएलवी की नहीं जीसीएलवी रॉकेट की जरूरत होती है। तो इसलिए जो क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन जीसीएलवी है उनका यूज काफी बढ़ जाता है इस क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका भूतुल्यकालिक कक्षा अथवा स्थानांतरित कक्षा में स्थापित उपग्रह को जब भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है तो यह उपग्रह एक वृत्तीय कक्षा का अनुसरण करने लगता है, जिससे पृथ्वी के प्रत्येक बिंदु से उसकी दूरी एक समान बनी रहती है। ऐसी स्थिति में यह उपग्रह विषुवत रेखा के साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है। जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है उसको जो हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित करते हैं तो वो क्या करता है, जो उसका रोटेशन का जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल से जो दीर्घवृत्ताकार है उससे क्या हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है। और जो पृथ्वी का जो आपकी जो विषुवत रेखा है भूमध्य रेखा है उससे जिसका जो कोण है वो कितने का हो जाता है, 0 डिग्री का हो जाता है। तो जिससे ये क्या होता है कि पृथ्वी से एक समान दूरी पर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऐसा करना इसलिए आवश्यक हो जाता है ताकि इनके द्वारा प्रेषित बाह्य तरंगों को पृथ्वी के संपूर्ण भागों पर एक रूपता के साथ वितरित किया जा सके। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन की दिशा अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करता है और यदि उपग्रहीय तल पृथ्वी के विषुवतीय तल से मेल खाता है तो पृथ्वी पर स्थित किसी अन्वेषक को यह स्थिर ही जान पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्यों बोलते हैं, तो ये अगर हम पृथ्वी से देखें किसी एक स्थान से तो इनकी पोजीशन हमें पूरे दिन भर में एक जगह स्थान पे दिखाई देगी। तो ऐसा क्यों होता है कि जो इनका परिभ्रमण काल होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है और जो इनका जो रोटेशन पीरियड है वो 24 आवर्स का रहता है और जो इनका जो तल होता है वो पृथ्वी के विषुवतीय तल से मेल खाता है। तो इसलिए हमें ये स्थिर दिखाई पड़ती हैं, इसलिए इनको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। तो इस प्रकार के भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित उपग्रह तथा भू स्थिर कक्षा में स्थापित उपग्रह के बीच अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है। तो ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया। ये मैंने आपको यहाँ पे अंतर बताए, जियो स्टेशनरी या भू स्थिर, जियो सिंक्रोनस भूतुल्यकालिक, पोलर यानी कि ध्रुवीय ऑर्बिट। तो जो इनकी आइए हम अंतर देखते हैं जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस और पोलर सैटेलाइट में क्या क्या अंतर होता है। तो ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं ऊपर, बस मैंने खाली एक आपका रिवीजन कराने के लिए बता दिया मैंने यहाँ पे। जो जियो स्टेशनरी जो भू स्थिर सैटेलाइट होते हैं जो उनकी जो ऑर्बिट होती है वो सर्कुलर होती है, वहीं जियो सिंक्रोनस भूतुल्यकालिक जो सैटेलाइट होते हैं उनकी ऑर्बिट सर्कुलर नहीं होती, इनकी इलिप्टिकल होती है। पोलर ऑर्बिट की बात करें, ध्रुवीय जो कक्षा में प्रक्षेपित उपग्रह होते हैं उनकी जो ऑर्बिट होती है वो सर्कुलर नहीं होती है। इनका जो इंक्लाइनेशन एंगल है इक्वेटर से वो 0 होता है, मतलब ये इक्वेटर के पैरेलल पे होते हैं। इनका इंक्लाइनेशन एंगल जो इक्वेटर पे 0 नहीं होता है, मतलब ये इक्वेटर के पैरेलल नहीं होते हैं। मतलब ये अगर
ये सेट वो है इक्वेटर लाइन है। तो जो आपका जो जियो सैटेलाइट है वो इसी लाइन के पैरेलल में रोटेट करेगी, लेकिन जो आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है वो इस लाइन के पैरेलल ना होके इससे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, लेकिन जो उनका जो रोटेशन पीरियड है वो आपका 24 आवर्स ही रहेगा। जो पोलर ऑर्बिट है इनका भी जो इक्वेटर पे एंगल है वो जीरो नहीं होता है। इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है सैटेलाइट की वो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होती है। इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है सैटेलाइट की वो भी अर्थ के बराबर होती है, लेकिन इसकी बराबर नहीं होती है। तो इनका रिवॉल्यूशन पीरियड जो है वो 24 आवर्स का रहता है। इसका भी जो रिवॉल्यूशन पीरियड वो 20 आवर्स का रहता है, इसका 24 आवर्स का नहीं रहता है, इसका 2 से 3 घंटे का रहता है। ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ से देखेंगे तो आपको स्टेशनरी लगेगी, ये आपको स्टेशनरी नहीं बल्कि ऑसिलेटिंग लगेगी, ये भी आपको ऑसिलेटिंग लगेगी। जो इनकी ऊंचाई है पृथ्वी से वो 20,000 से 36,000 किलोमीटर के बीच है सरफेस से, इनकी भी इतनी ही है, और इनकी 500 से 800 किलोमीटर के बीच है अर्थ की सरफेस से ऊंचाई इस पोलर सैटेलाइट की। तो ये मेरा प्रयास था आपको, तो दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको स्पेस टेक्नोलॉजी कवर कराने का। धीरे धीरे हम और भी इसमें बढ़ते जाएंगे, वो और भी अच्छे अच्छे टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी यानी कि लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको मई माह का मैं करंट अफेयर जो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है मैं कल या परसों तक अपलोड कर दूंगा, तो वो वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।